द पावर ऑफ एनसीईआरटी की सीरीज़ जो है वो चल रही है, जिसमें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं 6 to 12 तक की ऑल एनसीईआरटी को, जो भी रेलेवेंट हमारे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए। जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया 6 क्लास की हिस्ट्री वाली एनसीईआरटी से, जो कंप्लीट हो चुकी है, प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था ज्योग्राफी पढ़ना। ज्योग्राफी का ये लास्ट लेक्चर है, 6 क्लास की ज्योग्राफी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी आज। और उसके बाद एक और वीडियो आएगा, जितना भी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से जो सवाल आया है इस बुक से, 6 क्लास की ज्योग्राफी वाली बुक से, वो सारा करवा देंगे। 360 डिग्री जो है ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 को। इससे पहले 7th चैप्टर तक जो है कंप्लीट हो चुकी है। देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेदर डेफिनीशन, वेदर का क्या डेफिनीशन है। फिर सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, विंटर सीज़न, समर सीज़न, रेनी सीज़न, ऑटम सीज़न। हम लोग देख चुके हैं कि ये सीज़न का जो रीज़न है वो क्या है भैया, रोटेशन, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, और रोटेशन की वजह से दिन और रात की कहानी है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट, ठीक है, उसके क्लाइमेट का डेफिनेशन देखेंगे। फिर फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है क्लाइमेट को। उसके बाद देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन में हम लोग पढ़ेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, थॉर्नी बशेस, माउंटेन फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में देखेंगे। फिर वाइल्ड लाइफ एनिमल के बारे में देखेंगे। उसके बाद ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगी। एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं, पहले रीड करते हैं और फिर समझते हैं। यू रीड इन न्यूज़ पेपर डेली एंड वॉच ऑन टीवी और हियर अदर्स टॉकिंग अबाउट द वेदर। सही है। यू मस्ट नो डैट वेदर, वेदर क्या होता है, डे टू डे जो चेंजमेंट होता है टेम्परेचर और प्रेशर में, उसको क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। इज अबाउट डे टू डे चेंजेस, ठीक है, इन द एटमोसफेयर। अब एटमॉस्फेयर में जो डे टू डे चेंजेस हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर से रिलेटेड, प्रेशर से रिलेटेड, वो सारा किस में आएगा, वेदर में आएगा। इसका कहानी क्या है, डे टू डे चेंजेस, डेली का कहानी है ये। पर क्लाइमेट का ऐसा नहीं है, क्लाइमेट काफ़ी साल का लिया जाता है डेटा, ठीक है। फिर देखते हैं कि क्लाइमेट का, कि वेदर का क्या कंडीशन है, ठीक है। जब बहुत साल का हम लोग डेटा इकट्ठा करेंगे तो वो किस में आ जाएगा, क्लाइमेट में आ जाएगा। उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे, एक एक करके चीज़ों को पहले पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल, सनशाइन, ठीक है, ये सब कहानी है, इसका कंपोनेंट है। टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, सनशाइन हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब एरिया में डे टू डे हम लोग देखते हैं। इससे फिर पता करते हैं कि आज का वेदर क्या है। इट इज़ फॉर एग्जाम्पल एज सच इन मे बी हॉट और कोल्ड, सनी और क्लॉडी, windy or calm. You must have noticed that when it is not continuously for several days you need any warm clothing, ठीक है। हॉट है ये, देखो ये ओल्ड बुक लेने का ये थोड़ा सा डिमेरिट है। ये जो भी बच्चे जो इसको पढ़े होंगे वो मार्क कर दिए हैं। देखते हैं क्या कहानी। ये हॉट लिखा हुआ, हॉट कॉन्टीन्यूसली फॉर सेवरल डेज यू डोंट नीड एनी वार्म क्लॉथिंग, ठीक है। अगर कॉन्टीन्यूसली हॉट रहा क्लाइमेट, ये वेदर, तो हम लोग को क्या भैया वार्म क्लॉथिंग की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। यू ऑल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक कोल्ड थिंग्स, और जब गर्मी है तो हम लोग क्या चाहिए भैया, कोल्ड थिंग्स चाहिए। इन कॉन्ट्रास्ट देयर आर डेज टुगेदर यू फील कोल्ड विदाउट वुलन क्लॉथ्स व्हेन इट इज़ वेरी विंडी एंड चिल्ली। जब ठंडी हवाएं चलती है तो क्या होता है भैया, फिर हमको थोड़ा सा ठंड लगने लगती है। हैव समथिंग हॉट टू ईट, फिर हम मेरा मन करता है क्या भैया, फिर हम लोग का मन ये करता है कि थोड़ा हॉट टू ईट, सूप वगैरह पी लेते हैं या कुछ खा लेते हैं गर्म। ब्रॉडली द मेजर सीजन्स रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया आर, पहली बात क्या है, विंटर, दूसरा क्या है, समर, तीसरा क्या है, रेनी सीज़न, चौथा क्या, ऑटम सीज़न। कोल्ड वेदर सीज़न दिसंबर टू फरवरी, कहाँ से शुरू हो रही कहानी, दिसंबर टू फरवरी। हॉट वेदर सीज़न समर का कहानी है ये, मार्च टू मई, और जून से शुरू हो जाएगा मानसून, जून टू सितंबर। साउथ वेस्ट मानसून सीज़न, रेनी सीज़न। ये तीसरा हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और चौथा क्या है, सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। हर एक चीज़ को हम लोग देखेंगे अभी डिटेल में। ऑटम
अक्टूबर एंड नवंबर, ये रिट्रीटिंग मानसून का टाइम है। अब इसका एक एक करके चीज़ों को जो है हम लोग कंप्लीट करते हैं। क्या पहले देखते हैं विंटर, क्या है विंटर। ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। हम लोग देख चुके हैं रेवोल्यूशन के टाइम में रोटेशन और रेवोल्यूशन का जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें हम लोग देख चुके हैं कि रेवोल्यूशन जो है रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए भैया, सीजन के लिए। इसमें हम लोगों ने देखा था समर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस, ठीक है, और इक्विनॉक्स की कहानी। अब विंटर सोल्स्टाइस में सन रे जो है वो डायरेक्टली फॉल कहाँ करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर होगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में होगा समर, क्योंकि सनरेज कहाँ फॉल कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, ठीक है। सनरेज ज़्यादा और हीट ज़्यादा कहाँ रिसीव होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में, इसीलिए सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर, और नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर। और हमारा जो इंडिया है वो कहाँ है, वो हमारा इंडिया है नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। ये इक्वेटर है, तो ये हमारा इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में है, और ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और नदर्न हेमिस्फीयर में, ये हमारा इंडिया कहानी है, ठीक है। तो विंटर सीजन में सन रेज वर्टिकली ओवरहेड कहाँ पे होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है, सदर्न हेमिस्फीयर में। लेस हीट एब्जॉर्ब होगा कहाँ, रिसीव होगा कहाँ पे, नदर्न हेमिस्फीयर में। इंडिया हमारा कहाँ है, नदर्न हेमिस्फीयर में, तो विंटर कहाँ होगा, नदर्न हेमिस्फीयर में। ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन, एज ए रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन द नदर्न हेमिस्फीयर। ये कहानी है, और रीज़न भी आप लोगों को बताया जा चुका है। आगे देखते हैं हॉट वेदर सीजन और समर सीजन। अब देखो समर सीजन में क्या होगा, पहली बात तो ये याद रखना है कि इंडिया कहाँ भैया, नदर्न हेमिस्फीयर में। अब समर सीजन जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सनराइज डायरेक्टली फॉल करेगा, यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा जो है वो हीट रिसीव हो रहा है एज़ कम्पेयर टू द सदर्न हेमिस्फीयर, सो डैट देयर इज ए समर इन द नदर्न हेमिस्फीयर। हॉट वेदर सीजन और द समर, इन द हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन। टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई, हॉट ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो ड्यूरिंग द डे, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर साउथ वेस्ट मानसून सीज़न और रेनी सीज़न। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि साउथ वेस्ट मानसून का क्या कहानी है। दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द onset and advance of the monsoon. The winds blow from Arabian Sea and Bay of Bengal towards the land. They carry moisture with them. When these winds strike the mountain barriers, rainfall occurs. सिंपल कहानी ये 4 लाइन में एनसीईआरटी ने डिफाइन किया है कि साउथ वेस्ट मानसून जो है अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल से निकलती है, मॉइस्चर को कंटेंट लेकर जो है वो इंडिया की तरफ बढ़ती है आगे, और उसके बाद क्या करती है कि माउंटेन बैरियर से टकराती है और रेनफॉल करवाती है। बस इतना एनसीईआरटी कह रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं डायग्राम के थ्रू। यही इंडिया की कहानी। एक मिनट, सॉरी, और ये हम ले लेते हैं इक्वेटर, ठीक है। अब कहानी क्या है, कहानी ये है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो यहाँ पे है तिब्बतन प्लेट्यू, ठीक है। तो एक बात आपको याद ये रखना है कि विंड जो फ्लो होगा उसका एक रूल है। क्या रूल है कि विंड जब भी फ्लो होगा तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो होगा।
अब कभी भी विंड ऐसा नहीं सिचुएशन आएगा कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर फ्लो होगा। ऐसा क्यों होगा? कोई भी चीज़ ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा ना। तो सिचुएशन क्या है? अब आपको क्या याद रखना है? पहली बात तो ये याद रखना है कि मार्च मई तक आते आते जो है ये सिचुएशन जो है यहाँ पे काफ़ी हीट हो जाता है। ठीक है, हीट होने की वजह से यहाँ के जो हवा है वो ऊपर उठने लगती है और इस एरिया में क्रिएट हो जाता है लो प्रेशर। ठीक है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इसके कंपैरेटिवली बात करेंगे तो ये इंडियन ओशन है, तो इंडियन ओशन में क्या होगा कि यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा। जब हाई प्रेशर रहेगा तो इधर से विंड फ्लो होना शुरू होगा। देखो कहानी कोरियोलिस फोर्स की भी है कि जब विंड इधर से आएगी तो कोरियोलिस फोर्स काम करेगा और इसको राइट की तरफ जो है वो मोड़ देगा। तो वो सब अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग सिंपल सा अभी देख रहे हैं कि कहानी क्या है मानसून की। तो यहाँ से जब ये विंड आएगी तो यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड होगी विंड। एक तो भैया ये है अरेबियन सी और ये है बे ऑफ बंगाल। तो दो ब्रांच में निकलेगी, एक तरफ ब्रांच जाएगी इधर से बे ऑफ बंगाल की तरफ और दूसरा जो यहाँ पे वेस्टर्न घाट है यहाँ से होते हुए अरेबियन सी वाली ब्रांच बारिश कहाँ करेगी? इस एरिया में, महाराष्ट्र वाले एरिया में, गुजरात वाले एरिया में, थोड़ा बहुत राजस्थान वाले एरिया में। और ये बे ऑफ बंगाल वाला जो ब्रांच यहाँ से निकला वो फिर इधर आएगी भैया और काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर और कंटेंट ले लेगी बे ऑफ बंगाल से और यहाँ से बारिश होना शुरू। कहानी धीरे धीरे मॉइस्चर इसका कमते चला जाएगा। ठीक है, विंड का, और राजस्थान के पास आते आते बहुत कम मॉइस्चर रहेगा या ना के बराबर, तो बारिश बहुत कम होगी इधर। ये कहानी है। ठीक है, मानसून की, साउथ वेस्ट मानसून की। और जब रिट्रीटिंग मानसून होगा तो यहाँ पे सिचुएशन क्या होगा? फिर यहाँ पे सिचुएशन चाहिए हमको हाई प्रेशर। या हाई प्रेशर जब ठंड बढ़ने लगेगी धीरे धीरे तो ये सिचुएशन यहाँ पे हाई प्रेशर वाला क्रिएट होगा। कंपैरेटिवली यहाँ पे भी हाई प्रेशर रहेगा तो इस एरिया में क्रिएट हो जाएगा लो प्रेशर। उसके बाद ये विंड जो है ये क्या नॉर्थ ईस्ट से बहना जो है वो शुरू होगी और इस तरह हमारा शुरू हुआ कहानी रिट्रीटिंग मानसून की। ये था साउथ वेस्ट का जो है वो फिगर, और नॉर्थ ईस्ट वाला भी देख लेते हैं रिट्रीटिंग मानसून का क्या है। अगर इस तरीके से हम इंडिया को लेते हैं तो कहानी यह है कि हवाएं फिर इधर से चलना शुरू होगी भैया। ठीक है, और इसका इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब रिट्रीटिंग मानसून होगी तो तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये दो स्टेट में बारिश होगी। कहाँ कहाँ? रिट्रीटिंग मानसून से तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश, ये दो जगह जो है बारिश होगी। ये बात आपको याद रखना है। अभी हम लोग कोरियोलिस फोर्स ये सब सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, करेंगे जब वो आएगा चैप्टर तो हम देखेंगे। 11th क्लास में पढ़ना है डिटेल में। अभी जो है ओवरव्यू यही था कि साउथ वेस्ट मानसून जो है वो जब यहाँ से निकलेगी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा लो प्रेशर, कंपैरेटिवली यहाँ पे रहेगा हाई प्रेशर और विंड फ्लो करेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जब इस एरिया में आएगी विंड तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक ब्रांच जो अरेबियन सी वाली जो है वो ये वेस्टर्न घाट से सट कर जो है निकलेगी और बारिश करेगी कहाँ? महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में थोड़ा बहुत। उसके बाद सेकंड ब्रांच जो है बे ऑफ बंगाल वाली काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर लिए हुए रहती है और अच्छा खासा जो है बारिश करते हुए निकलती है और धीरे धीरे मॉइस्चर जो है कमते चला जाता है। राजस्थान की तरफ जाते जाते बहुत कम मॉइस्चर हो जाता है। ये था साउथ वेस्ट मानसून की कहानी। फिर हम लोग देखते हैं रिट्रीटिंग मानसून की क्या कहानी है। विंड मूव बैक फ्रॉम मेन लैंड टू बे ऑफ बंगाल। देखो अब यहाँ तक तो विंड पहुँच गई, अब बैक मूव करेगी। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे धीरे धीरे हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है और इस एरिया में लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है विंड मूव करना शुरू करेगा। तो उसके बाद ये रिट्रीटिंग मानसून होगा और दो जगह बारिश करवाएगी। कहाँ कहाँ? तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। ये बात आपको याद रखना, आंध्र प्रदेश को नहीं भूलना, ये NCERT है। अक्सर लोग तमिलनाडु के बारे में पता रखते हैं पर आंध्र प्रदेश भी है जहाँ पे बारिश होती है। रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन, however the climate is about the average weather condition which have been measured over many years। बस यही तो की पॉइंट है, क्लाइमेट के लिए many years, वेदर के लिए डे टू डे।
द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप। मानसून कहाँ से आया भैया? अरेबिक वर्ड है ये, जिसका मतलब होता है सीज़न, मौसम। ठीक है, मानसून कहाँ से आया? मौसम वर्ड से आया है। ये अरेबिक वर्ड है एक, जिसका मतलब होता है सीजन्स। ड्यू टू इंडियाज़ लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन मोस्ट ऑफ द रेन इज़ ब्रॉट बाय द मानसून विंड। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन रेन। गुड मानसून्स मीन एडिक्वेट रेन एंड ए बाउंटीफुल क्रॉप। अच्छा खासा अगर बारिश हुई तो ठीक ठाक क्रॉप का प्रोडक्शन होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है कहानी। देखो यह फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन। ये आपको याद रखना है। क्या भैया? पहली बात क्या? लोकेशन, कहाँ पे है, कौन सा लैटिट्यूड्स पे है। एल्टीट्यूड का क्या कहानी है? हाइट, कितने हाइट पे है, ये भी अफेक्ट करेगा क्लाइमेट। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये भी जो है अफेक्ट करेगा क्लाइमेट को, कि डिस्टेंस कितना है सी से। अगर सी के काफ़ी नज़दीक हैं तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा, पर मॉडरेट टेम्परेचर होगा। सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, ये सब सारा कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड। फिर उसके बाद रिलीफ क्या है, ये सब सारा जो है क्या है? फैक्टर है किसका? क्लाइमेट का, मतलब कि अफेक्ट करेगा क्लाइमेट को ये सारी चीज़ें। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ द इंडिया, जैसे जैसलमेर और बीकानेर इन द डिजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वाइल्ड ड्रास एंड द कारगिल। क्या भैया? इन जम्मू एंड कश्मीर फ्रीजिंग कोल्ड है ये। अब डिज़र्ट दो तरह की होती है भैया। एक तो हो गया डिज़र्ट जो हमारा है एरिया में, कौन सा? जैसलमेर और बीकानेर राजस्थान वाले एरिया में, और लद्दाख, ये भी तो एक डिज़र्ट है। कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड द कोलकाता एक्सपीरियंसेस मॉडरेट क्लाइमेट। देखो कोस्टल प्लेसेस में मॉडरेट क्लाइमेट होगा। जब भी गर्मी बढ़ने लगती है, सी ब्रीज फिर लैंड ब्रीज, इधर से हवाएं उधर होने लगती है और टेम्परेचर को मेंटेन करके रख देती है। लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट, दे आर नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। ना ही ज़्यादा गर्म होती है, नहीं ज़्यादा ठंड। बीइंग ऑन द कोस्ट दिस प्लेस आर वेरी ह्यूमिड। मौसीराम, ये इम्पोर्टेंट है। मौसीराम में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जो कहाँ है? मेघालय में, नॉर्थ ईस्ट में। रिसीव्स द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल वाइल इन द पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन द जैसलमेर एंड राजस्थान। यहाँ पे तो बहुत कम ही बारिश होती है, होती भी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? मौसीराम में। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन हम लोग पढ़ते हैं। नेचुरल वेजिटेशन में क्या पढ़ना है? फॉरेस्ट के बारे में देखेंगे हम लोग। वी सी ए वेराइटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग्स, हाउ नाइस इट इज़ टू प्ले इन ए फील्ड विथ ग्रीन ग्रासेस। सही बात है। दे आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड बशेस एंड श्रब्स लाइक कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट etc. Besides there are many tall trees, some with many branches and leaves like neem, mango, or some which stand with few leaves such as palm. The grasses, shrubs and trees which have on their own without interference or help from human being are called natural vegetation. बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के जो नेचुरल वेजिटेशन है उसे क्या कहेंगे? नेचुरल वेजिटेशन कहेंगे। डू यू वंडर हाउ दिस डिफर फ्रॉम ईच अदर? नेचुरल वेजिटेशन क्या है भैया? नेचुरल वेजिटेशन जो है वो वैसा वेजिटेशन जिसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं है, उसे क्या कहेंगे? नेचुरल वेजिटेशन कहेंगे। क्लाइमेटिक कंडीशन अमंग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सब सारा कहानी कैसे होगा? कितना बारिश हो रही है किस एरिया में, उसके हिसाब से जो है वो वेजिटेशन डिसाइड होगा। ड्यू टू, जैसे कि राजस्थान के एरिया में बहुत कम बारिश है तो वहाँ पे जो है वो ज़्यादा अच्छा खासा वेजिटेशन नहीं है। लेकिन वही हम बहुत बात करेंगे भैया नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट में ठीक ठाक बारिश होती है तो वहाँ वेजिटेशन ठीक ठाक है। ड्यू टू वेरिड क्लाइमेट कंडीशन इंडिया हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। वेजिटेशन ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इंटू 5 टाइप्स। कौन कौन सा? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी बशेस, माउंटेन वेजिटेशन, मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये 5 है। पहला हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एटलस में भी हम लोग देखेंगे, पहले रीड कर लेते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर इन द एरियाज विच रिसीव हैवी रेनफॉल। आपको क्या याद रखना है? कहाँ पे होगा? जहाँ पे हैवी रेनफॉल है वहाँ पे क्या होगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा।
दे आर ऑल्सो डेंस डेट सनलाइट डज नॉट रीच। यही तो यूपीएससी में सवाल आता है भैया कि कौन सा ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ पे सन रेज जो है वो रीच ही नहीं कर पाती है ग्राउंड पे। इतना ज़्यादा घना होता है, इतना ज़्यादा डेंस होता है फॉरेस्ट। दे आर ऑल्सो डेंस डेट सनलाइट डज नॉट रीच द ग्राउंड। और इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में भी यही कहानी है सेम। मैनी स्पेसीज ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट which shed their leaves at different times of the year. Therefore, they always appear green and are called evergreen forest. As you may notice in the figure 8.1, important trees found in this forest are the mahogany, ebony and rosewood. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अब ये याद रखना है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड नैरो स्ट्रिप ऑफ वेस्टर्न स्लोप। अभी हम लोग देखेंगे मैप में ऑफ द वेस्टर्न घाट आर होम ऑफ दिस फॉरेस्ट। सही है, फिगर देखते हैं क्या कहानी है। आप देख सकते हैं कितना डेंस है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की ये कहानी है। कहाँ से सन रे जो है वो ग्राउंड तक रीच कर पाएगा, इतना ज़्यादा घना, इतना ज़्यादा डेंस है, ठीक है। ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, पतझड़ वाला फॉरेस्ट। इन ए लार्ज पार्ट ऑफ द आवर कंट्री वी हैव दिस टाइप ऑफ द फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। क्या कहते हैं इसको? मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। दे आर लेस डेंस, ये थोड़ा बहुत कम लेस मतलब डेंस होता है। दे शेड देयर लीव्स एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर साल, टीक, पीपल, नीम, शीशम, ये सब इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। दे आर फाउंड इन द मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मतलब मैक्सिमम यही है इंडिया के पार्ट में, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड इन पार्ट्स ऑफ द महाराष्ट्र। ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट सेकंड नंबर पे, ठीक है। फिगर देखते हैं, देखिए ये पतझड़ दिखा रहा है यहाँ पे, पर जो है सीड, ये लीफ जो है वो शेड कर रही है, कौन भैया? ट्री। ये कहानी है। और यहाँ पे देखो दूर दूर पे फॉरेस्ट है, वो ज़्यादा डेंस नहीं है। थॉर्नी बशेस, आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रहेगा? कॉन्सेप्ट याद रखने से पहले नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? नेचुरल वेजिटेशन वो वेजिटेशन जिसमें ह्यूमन के इंटरफेरेंस नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या, इसको जो है पाँच टॉपिक में जो कैटेगराइज किया गया है, मतलब फॉरेस्ट में कौन कौन सा? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी बशेस, माउंटेन वेजिटेशन एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। हम लोगों ने पहला देखा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अच्छा खासा जिस एरिया में बारिश होगा वहाँ पे ये फॉरेस्ट मिलेगा, ठीक है, हैवी रेनफॉल होना चाहिए। यहाँ इतना ज़्यादा डेंस होता है वेजिटेशन यहाँ पे कि सन रेज ग्राउंड पे नहीं पहुँच पाता है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। और कुछ जो है वो ट्री का जो नाम याद रखना है, महोगनी, इवोनी, रोजवुड वगैरह, कहाँ मिलता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नैरो स्ट्रिप ऑफ द वेस्टर्न स्लोप और वेस्टर्न घाट, ठीक है, ऑफ द वेस्टर्न घाट। उसके बाद हम लोगों ने देखा ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, इसमें वो लेस डेंस होता है ये, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम में जो है ट्री जो है अपने लीव्स को शेड करता है, ये कहानी है। फिर उसके बाद जो है हम लोग देख रहे हैं थॉर्नी बशेस। दिस टाइप ऑफ द वेजिटेशन इज फाउंड इन ड्राई एरियाज ऑफ द कंट्री। द लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ द स्पाइन्स एंड रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। देखें स्पाइन्स के ऐसा लीव्स होता है, कांटेदार होता है। कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर आर इम्पोर्टेंट एंड आर फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट एंड गुजरात, ठीक है। ये डिज़र्ट वाला जो है कहानी है थॉर्नी बशेस की। एग्जाम्पल देखिए, ये है डिज़र्ट, ये है थॉर्नी बशेस। वाटर को कंजर्व करने के लिए ये इस तरीके का जो है वो रूप ले लेता है वेजिटेशन। आगे चलते हैं, माउंटेन वेजिटेशन क्या है? A wide range of species is found in the mountains according to the variation in height. With increase in height, the temperature falls at a height between 1500 meters and 2500 meters. Most of the trees are conical shape. ये याद रखना आपको, conical shape का होता है। These trees are called coniferous tree. चीर, पाइन,
देवदार। ठीक है, नाम जहाँ जहाँ पे ट्री का आ रहा है वो इम्पोर्टेंट हो गया, यूपीएससी इधर ही से खेलती है। इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। ठीक है, फिगर देख लेते हैं। इसे कहा जाता है कैनोपी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कैनोपी। इसी से क्या निकल कर आया भैया, कॉनिफेरस ट्रीज, माउंटेन वेजिटेशन। अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे मैंग्रोव वेजिटेशन का, यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन द सलाइन वाटर, दे आर फाउंड मेनली इन सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल। सलाइन वाटर में जो फॉरेस्ट होगा उसे क्या कहेंगे, मैंग्रोव फॉरेस्ट या मैंग्रोव वेजिटेशन। ये वेस्ट बंगाल में मिलता है, सुंदरबन डेल्टा का कहानी है ये। एंड इन द अंडमान निकोबार आइलैंड, सुंदरी क्या है, सुंदरी क्या है, एक ट्री है, इसी के नाम पे पड़ा है क्या, सुंदरबन। वेल नोन स्पेसीज ऑफ द ट्रीज, स्पेसीज ऑफ द ट्रीज इन मैंग्रोव फॉरेस्ट आफ्टर विच सुंदरबन हैव बीन नेम्ड। कोई ज़्यादा कहानी नहीं है, सिंपल सी कहानी है सुंदरबन। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है, सलाइन वाटर का फॉरेस्ट है, ये पहली बात। ठीक है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार आइलैंड में ये मिलता है। सुंदरी जो है एक स्पेसीज है ट्रीज़ का जो ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे मिलता है, इसीलिए उसी से नाम क्या पड़ा, सुंदरबन। व्हाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, एक ही फिगर से हम लोग समझ लेते हैं कि फॉरेस्ट क्यों नेसेसरी है। ऑक्सीजन के लिए, आप खुद समझ सकते हो कितना ज़रूरी है। हनी यानी कि फूड के लिए, फ्रूट्स के लिए, गम एंड लैक के लिए, नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, टिम्बर लकड़ियाँ मिल रही है भैया रबर के लिए, सॉइल बाइंडिंग फर्नीचर, लकड़ी नहीं रहेगा तो इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं लाइफ को, स्पोर्ट्स गुड्स के लिए, फ्यूल के लिए, फॉडर के लिए, ठीक है, शेल्टर के लिए, मेडिसिन्स के लिए, ये सब सारा जो है ज़रूरत है हम लोगों को, जो मिलता किस चीज़ से है, फॉरेस्ट से है। आगे चलते हैं, वाइल्ड लाइफ के बारे में देखते हैं, उसके बाद ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगी भैया। फॉरेस्ट आर होम टू वेराइटी ऑफ द वाइल्ड लाइफ, देयर आर थाउजेंड ऑफ स्पेसीज ऑफ एनिमल्स, ठीक है, एंड लार्ज वेराइटी ऑफ द रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड द वोम्स हैव विच ड्वेल इन द फॉरेस्ट। ये सब कहानियाँ सिंपल सी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। द टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल, एक तो ये याद रखना है, सबको याद होगा ये बात, टाइगर क्या है, नेशनल एनिमल है। इट इज़ फाउंड इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, गिर फॉरेस्ट गुजरात इज़ द होम ऑफ एशियाटिक लायन, ये याद रखना है आपको। ठीक है, कि गिर फॉरेस्ट जो है गुजरात में वो नेचुरल होम है किसका, एशियाटिक लायन का। एलिफेंट एंड द वन हॉर्न राइनो, जब भी वन हॉर्न राइनोसेरस आएगा तो आपको जाना है असम काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, कहाँ, काजीरंगा नेशनल पार्क। एलिफेंट आर ऑल्सो फाउंड इन द केरला कर्नाटका, साउथ में बहुत ज़्यादा एलिफेंट मिलता है। कैमल्स एंड द वाइल्ड एसेस आर फाउंड इन द ग्रेट इंडियन डिजर्ट। कौन, कैमल और वाइल्ड एसेस, खराई कैमल तैरता है ये। एंड आर फाउंड इन द ग्रेट इंडियन डिजर्ट एंड द रन ऑफ कच्छ स्पेशली वाइल्ड गोट, snow leopard, bear, etc. are found in the Himalayan region. Besides this, many other animals are found in our country such as monkey, wolf, jackal, नीलगाय, चीता। अब ये सब कन्फ्यूजन क्या है, क्या याद रखना है, कहानी आपको ये याद रखना है कि सबसे पहली बात तो ये कि टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल, पहली बात। दूसरी बात क्या, वन हॉर्न राइनो आएगा काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में चले जाना है। ठीक है, तीसरी बात क्या याद रखना है कि गिर फॉरेस्ट जो है गुजरात में वो होम है किसके, एशियाटिक लायन का। उसके बाद कोई कहानी नहीं है, आगे चलते हैं। इंडिया इज़ इक्वली रिच इन द बर्ड लाइफ, द पीकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड, ये याद रखना है आपको, याद होगा आपको ऐसे भी। अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरट्स, पिजन, मैना, गीस, बुलबुल, डक्स। देयर आर सेवरल बर्ड सेंचुरीज विच हैव बीन क्रिएटेड टू give birds their natural habitat. This provide the birds protection from hunters. Can you name 5 birds that are commonly found in your area? There are several hundred of species of snakes found in India. Cobra और कैरैत, ये ज़्यादा important है।
मिलता भी है हर जगह ये, ड्यू टू कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट। अब देखो ये रीज़न क्या है, कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट, हंटिंग, पोचिंग, सेवरल स्पेसीज ऑफ द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रेपिडली। क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से जो है स्पेसीज डिक्लाइन कर रहा है वाइल्ड लाइफ का? हंटिंग हो गया, कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि डिफॉरेस्टेशन, हंटिंग, ये सब रीज़न है जिसकी वजह से डिक्लाइन कर रहा है इसका पॉपुलेशन। मेनी स्पेसीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम मेनी नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, देखो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क बनाया गया, सेंचुरी बनाया गया, बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया, हैव बीन सेटअप। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1972, ठीक है। और 2006 में क्या आया था? सेंसस, टाइगर सेंसस। मैक्सिमम टाइगर कहाँ है? एमपी में। एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट, अभी दोनों को कंबाइन करने की जो है बात चल रही है भैया। टू प्रोटेक्ट दिस एनिमल्स कैन यू नेम सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ द इंडिया, लोकेट देम ऑन द मैप। You can also contribute in conserving wildlife. You can refuse to buy things made from parts of the bodies of animal. ये बताया जा रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, सच एज देयर बोन्स, इसी सबसे चीज़ों से बना हुआ सामान को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, नहीं खरीदेंगे। हॉर्न से, फर से, स्किन से एंड फीदर से। एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ द अक्टूबर। फर्स्ट वीक ऑफ द अक्टूबर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि फर्स्ट वीक ऑफ द अक्टूबर में हम लोग क्या मनाते हैं भैया? वाइल्ड लाइफ वीक, टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट्स ऑफ द एनिमल किंगडम। और ये इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं, आप ध्यान रखो तो ठीक है। आगे चलते हैं। माइग्रेटरी बर्ड, सम बर्ड सच एस पिनटेल डक, कर्ल्यूज, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे एंड लिटिल स्टिंट माइग्रेट टू आवर कंट्री इन विंटर सीजन। किस सीजन में? विंटर सीजन में। एवरी ईयर स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड लिटिल स्टिंट वेटिंग एज लो एज 15 ग्राम फ्रॉम आर्कटिक रीजन ट्रेवल ओवर 8000 किलोमीटर टू रीच इंडिया। इतना लंबा सफ़र करके जो है वो आती है कौन? विंटर सीजन में, ठीक है। कितना ग्राम? 15 ग्राम की मात्र है। नाम क्या है उसका? लिटिल स्टिंट, लिटिल स्टिंट, मात्र 15 ग्राम की 8000 किलोमीटर का सफ़र तय करके इंडिया में आती है। ये चैप्टर भी है जो हम लोग कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 8। ये बुक ही कंप्लीट हो चुकी है। एक वीडियो आएगा, जितना भी सवाल आया है यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में, वो सारा सवाल को हम लोग करेंगे उस वीडियो में। उसके बाद ये जो बुक है वो 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना था इसमें, ओवरऑल एक नॉलेज लेना था। एक बार हम लोग एटलस को देख लेते हैं कि क्या कहानी है। अभी इसकी तो कहानी ही अजीब है, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या इसमें लिखा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को हम लोग सीख लेंगे। दूसरा एटलस में देखते हैं खाली है या नहीं। पेज नंबर 37 में होगा। थोड़ा तो ये खाली है, देख लेते हैं क्या क्या है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगर कश्मीर में बात करें तो रामनगर है, ठीक है, रामनगर। उसके बाद है यहाँ पे खुफरी हिमाचल प्रदेश में, हरीके, ठीक है, अबोहर, हरीके पंजाब में। उसके बाद हम लोग देखते हैं इधर यूपी में आते हैं। यूपी में है कतरनी घाट, फिर है सुहाग बारवा। उसके बाद है चंद्र प्रभा, रानीपुर, भीम बांध बिहार में, सही है, सांभर। और यहाँ देखो आप, इंटरेस्टिंग है, नारायण सरोवर और नल सरोवर गुजरात में, वाइल्ड एस गुजरात में, गांधी सागर राजस्थान में। आगे चलते हैं और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एमपी में।
एमपी में देखते हैं पेंच, ठीक है, फिर पंचमढ़ी, ठीक है, फिर उसके बाद है ये कार्लापट, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में, फिर उसके बाद कोल्लेरू लेक, नाग अर्जुन सागर, उसके बाद पुलिकट, ठीक है, बहुत सारा है, कोडिकाई, फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं शरावती रिवर। शरावती रिवर यहाँ पे है, जो पे जोग फॉल वाटरफॉल हम लोगों ने देखा था पिछले चैप्टर में। शरावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। फिर उसके बाद घाट प्रभा यहाँ पे भी है, चांदोली है, कोयना है, ठीक है, यवल है, बहुत सारा है, कवल भी है। तो ये सब कुछ जो है वो क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आप आराम से घर पे निकालिए एटलस और देखिए, ठीक है। और ये भी एक फिगर है जो हम लोग देख लेते हैं, मैप है। आप देखिएगा यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, और वेस्टर्न घाट की तरफ पट्टी थोड़ा, ठीक है, और अंडमान निकोबार आइलैंड में है। ये देख लेते हैं हम लोग नेचुरल वेजिटेशन। ये ग्रीनिश एरिया जो है नेचुरल वेजिटेशन का कहानी है। अब ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गई भैया। 360 डिग्री एक वीडियो आएगी जिसमें एमसीक्यू रहेगा सारा यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहिए आप सिस्टम आईएएस के साथ और अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए थ्रू एनसीईआरटी। सही है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बने रहिए आप सिस्टम आईएएस के साथ।